थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है, वर्साई की संधि। और सभी बच्चों को इस मेरी क्लास का अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ते रहिए, अपने भविष्य का ध्यान रखिए, आपको अपने एग्जाम का ध्यान रखना है, आपको निरंतर क्लासेस लेनी है। अब वर्साई की संधि वाला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम वर्ल्ड वार तो अब फिनिश हो गया। प्रथम वर्ल्ड वार का हमने युद्ध की घटनाएं भी देख ली, हमने उसके परिणाम भी देख लिए। अब वर्साई की संधि क्या चीज़ है, इस वर्साई की संधि को आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो वर्साई की संधि की कहानी शुरू होती है पेरिस सम्मेलन से। बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों सबको पेरिस सम्मेलन। ये जो पेरिस सम्मेलन होता है, इस पेरिस सम्मेलन में मैंने आपको बताया थे 27 देश शामिल हुआ था और 71 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं इसके अंदर। और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी को का ही नाम है बच्चों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस में ही वो सम्मेलन आयोजित करियो और इस पेरिस सम्मेलन ने ही पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में एक काउंसिल बनाई बच्चों, एक काउंसिल बनाई थी और कहा कि इस काउंसिल के अंदर 4 राष्ट्र काउंसिल में शामिल होइला। 4 राष्ट्र इस काउंसिल में शामिल होंगे। पहलो राष्ट्र, दूसरो राष्ट्र, तीसरो राष्ट्र और चौथो राष्ट्र। पहलो राष्ट्र कौन सा है, दूसरो कौन सा, तीसरो कौन सा, चौथो राष्ट्र कौन सा। पहलो इसमें इंग्लैंड शामिल हो गया, फ्रांस इसमें शामिल हो। फ्रांस के बाद में इसमें पराजित राष्ट्रों को तो इसमें शामिल किया ही नहीं था। इटली को जरूर इसमें शामिल कर लियो, क्योंकि पहले इटली मित्र राष्ट्र में थो और बाद में वो दूरी राष्ट्र में चला गया। तो इटली को, इंग्लैंड को शामिल करियो, फ्रांस को शामिल कर लिया, इटली को शामिल कर लिया। इटली के बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, एक अपना कौन सा छूट रहा है, एक राष्ट्र और राफ्रांस, इंग्लैंड, इटली। एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यूएसए है। ये 4 राष्ट्र हुआ और 4 राष्ट्र ने शामिल किया। 4 राष्ट्र को एक प्रतिनिधि और ये कितना प्रतिनिधि हो गया, ये कतरा होया बच्चा, ये 4 प्रतिनिधि हो गया था। इंग्लैंड को प्रतिनिधि कौन हो, फ्रांस को कौन हो, इटली को कौन हो और यूएसए को कौन हो। इटली को प्रतिनिधि, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ इटली के सामने लिखूंगा। यहाँ पे इटली का प्रतिनिधि कौन हो, लॉयड जॉर्ज हो, ठीक है, लॉयड जॉर्ज। फ्रांस को प्रतिनिधि कौन हो, क्लीमेंसो फ्रांस को प्रतिनिधि हो। इटली को प्रतिनिधि कौन हो, इटली को प्रतिनिधि ऑरलेन हो, ऑरलेन इटली को प्रतिनिधि। और यूएसए का विल्सन था, कौन था, वुडरो विल्सन, पूर्ण नाम का ही हो वुडरो विल्सन। ये 4 प्रतिनिधि यहाँ, और 4 प्रतिनिधि में पेरिस के शांति सम्मेलन में, ये पेरिस को शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को ये फ्रांस के पेरिस, राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया गया था। इसको आयोजित करने वाला, इसका कर्ता धर्ता कौन था, इसको आयोजन कराने वाला यूएसए का वुडरो विल्सन था। कौन था, यूएसए का वुडरो विल्सन था बच्चों। अब वुडरो विल्सन जो है वो पेरिस को शांति सम्मेलन यहाँ शुरू किया पेरिस के अंदर। अब इस पेरिस के शांति सम्मेलन का कोई उद्देश्य क्या था भाई, इन्हें करबा को जो है वो कारण कही थो। कारण यही था कि जर्मनी तानाशाह था, जर्मनी या प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पराजित हो गया था। अब जर्मनी की नहीं चलेगी। अब जर्मनी जो फ्रांस में मित्र विहीन बनाना चाहते, तो वही समय आयो कि जर्मनी को विस्मार क्यों चाहते थे कि फ्रांस हमेशा के लिए मित्र विहीन बना रहेगा। फ्रांस ही बात में अच्छी तरह से जानते हो, और फ्रांस को कह दो कि एक समय ऐसा आए लो कि मैं थोड़ा शक्ति विहीन बना दूंगा, और वो समय आ गया है। अब जर्मनी को केसर विलियम तो जर्मनी ने छोड़ के क्या हो गया, चला गया था, भाग गया था। केसर विलियम जर्मनी को छोड़कर भाग गया था, और केसर विलियम को जर्मनी को छोड़कर कहाँ चला गया, हॉलैंड चला गया था। और जर्मनी में क्रांति हो गई थी, लोग वोट क्रांति कर दिया था, और क्रांति में एक नए सरकार की वायव्य गणराज्य की स्थापना हुई थी। अब ये चारों देश मिलकर जर्मनी की तानाशाही शक्ति को, जर्मनी को इतना कमजोर कर देंगे कि भविष्य में जर्मनी कभी वापस नहीं उठ सकता है। इस तरह की एक प्लानिंग बनाई और पेरिस के शांति सम्मेलन में एक संधि करी जर्मनी के साथ। और वो जो जर्मनी के साथ जो संधि करी थी
वही संधि क्या कहलाती है बच्चों? वो वर्साई की संधि कहलाती है। ये वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? ये जर्मनी के साथ की गई थी, और ये जर्मनी के साथ जो ये संधि हुई है इसको वर्साई की संधि कहते हैं। अब इस वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ, जर्मनी पे जो ये 4 लोग देश मिलकर जो अत्याचार कर रहा था, चारों देश मिलकर जर्मनी पर कौन कौन सी शर्तें थोपी, और जर्मनी से जो है विल्सन हो और फ्रांस, जो खुद फ्रांस जो जर्मनी को प्राचीन काल से दुश्मन हो, और ये दोनों फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे का दुश्मन आ। अब ये फ्रांस ने किया बदलो लियो जर्मनी से। अब जर्मनी का छोटा छोटा प्रदेश छीन लिया, जर्मनी की सेना कम कर दी, जर्मनी के हथियार जो था वेपन्स वे भी सब ले लिया। इस सब कहानी की हम ई में चर्चा करेला आबार। तो यहाँ ये मुख्य चार पर्सन जो होते हैं, ये ही पेरिस शांति सम्मेलन में जिम्मेदार होते हैं। और वर्साई की संधि की शर्तें, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, और जर्मनी और वर्साई की संधि जो थी, या संधि कब की गई थी संधि पे और जो है हस्ताक्षर हुए थे जब 11 नवंबर 1918 को जब वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तो वर्साई की संधि पे 18 जनवरी 1919 को इसका आयोजन किया गया था। और इसके बाद जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दूसरे वर्ल्ड वार के बीज जो है इस वर्साई की संधि में निहित थे। जर्मनी ने जर्मनी पर इतना अत्याचार किया, जर्मनी पर इतनी शर्तें थोपी कि दूसरे विश्व युद्ध के बीज तो इस वर्साई की संधि में ही शामिल हो गए थे। अरे बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो थी वो जर्मनी से ही शुरू हो गई थी। जर्मनी पर जो तो घोर अत्याचार किया प्रकार की शर्ता थोपी हो। आपा थोड़ा पढ़ाला आएगा आगे थोड़ा ये टॉपिक ने समझवा के बाद देखो यहाँ 4 चीज़ें आपने समझ ली, ये 4 नाम भी आपने सुन लिया। अब मैं इस वर्साई की संधि की शर्ता शुरू करूँगा कि मुद्दा कौन कौन सा रहेगा, कि कौन कौन सा मुद्दा पर वर्साई की संधि की जाएगी। तो मुद्दा कौन कौन सा रहेगा वर्साई की संधि पे, कि सबसे पहले तो राष्ट्र संघ का मुद्दा रहेगा। कौन सा? राष्ट्र संघ, कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाएगी, और इस राष्ट्र संघ की स्थापना के आधार पर ही अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था रखेंगे। अब की व्यवस्था करी बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था रखवा के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी। एक मुद्दा तो ये रही। अब दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? उपनिवेशों का मुद्दा रहेगा, कि उपनिवेश जो है उपनिवेशों का के साथ क्या किया जाएगा, उनके साथ उपनिवेशों की सीमाओं का निर्धारण करेंगे। उपनिवेश कौन सा उपनिवेश किने दिया जाएगा, कौन सा उपनिवेश, ये उपनिवेश पर बात की जाएगी। उपनिवेश के बाद में जो है सैनिक मामलों पर चर्चा की जाएगी, कि सैनिक कितनी सेना रखनी है। पराजित राष्ट्र ने सैनिक मामलों के बाद प्रादेशिक सिस्टम जो है प्रादेशिक सिस्टम पर बात की जाएगी। भी जर्मनी के पास में कितना प्रदेश रहेगा, और इटली के पास में कितना रहेगा, और इटली के पास में ऑस्ट्रिया हंगरी के पास में कितना प्रदेश रहेगा। अब प्रादेशिक सिस्टम के बाद में सैन्यकरण के बाद में उपनिवेशों का मुद्दा हो गया, राष्ट्र संघ का मुद्दा हो गया। अब कंपेशन की बात करेंगे बच्चों। क्षतिपूर्ति कौन देवेला? बच्चों क्षतिपूर्ति जो युद्ध के अंदर एक दिन में 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, और जब 11 नवंबर को दिन आया 1918 को वर्ष थो, और 11 नवंबर तक आते आते एक दिन को 44 करोड़ रुपया खर्च हो गया युद्ध को। अब करोड़ों रुपया में बर्बाद हो गया सारा देश। अब इस सारा देश को भुगतान कौन कर लो भाई? जर्मनी कर लो, क्योंकि जर्मनी सबसे पावर में हो, जर्मनी के पास में ही सबसे बड़ी पनडुब्बी थी। तो सभी राष्ट्र जो है, ऑस्ट्रिया में भी थोपी गई क्षतिपूर्ति का खर्चा, ऑस्ट्रिया पे, हंगरी पे, इटली पे, जर्मनी पे। कि अब जिम्मेदार क्यों ना मानो? जर्मनी ने जिम्मेदार मानो। केसर विलियम सेकंड जो था वो जिम्मेदार है। केसर विलियम सेकंड को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी बच्चों, कि क्षतिपूर्ति देने वाला कौन है? जर्मनी है। जर्मनी को केसर विलियम सेकंड जो है यू बोट पनडुब्बी थी वी के पास में, यू बोट पनडुब्बी थी। इम्परेटर सबसे बड़ो जहाज, मैंने आपने बताया इम्परेटर सबसे बड़ो जहाज हो, और इम्परेटर जहाज से ही वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक तानाशाही मचा रखी थी उसने। तो ये मुद्दा अपन वर्साई की संधि में आज देखा लिया। अब देखो बच्चों, ये तो हुआ मुद्दा। अब वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई थी, अब जर्मनी का एक एक मुद्दे को लेते हुए हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे।
सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा प्रादेशिक प्रदेशों की चर्चा। प्रादेशिक प्रदेश कौन कौन सा था? प्रादेशिक प्रदेश में अब मुख्य रूप से तो दो ही एक दूसरा का प्राचीन शत्रु था। फ्रांस, एक तो फ्रांस को नाम आ रहे हो, एक जर्मनी को नाम। विजेता राष्ट्र कौन है बच्चों? फ्रांस है, और पराजित राष्ट्र कौन है? जर्मनी है। और अब फ्रांस जो है और जो मित्र राष्ट्र हैं और पेरिस के शांति सम्मेलन में जो आया हुआ लोग हैं वो सब प्रादेशिक प्रदेशों की जो सीमा है, वो जो शर्तें रखी जाएगी, वो क्या क्या शर्तें रखी जाएगी? 1871 के अंदर फ्रांस ने जर्मनी बुरी तरह से पराजित किए तो, और जर्मनी इसे दो प्रदेश लिया था, अल्सेस और लोरेन छीन लिया था। ये दो प्रदेश, पहला प्रदेश कौन सा है बच्चों? अल्सेस है, और दूसरा कौन सा है? लोरेन है। पहला कौन सा है? अल्सेस है, और दूसरा कौन सा है? लोरेन है। पहले कई बार मैं ये प्रदेश आपको बताया मैंने, ये आपको अल्सेस और लोरेन ये दोनों प्रदेश छीन लिए थे जर्मनी ने 1871 के अंदर। 1870 ईस्वी के अंदर एक सेडान का युद्ध हुआ था, और इस सेडान के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ। इतनी बुरी हालत कर दी कि कोई हद ही नहीं है बच्चों। 1831 में ही जर्मनी ने फ्रांस के साथ एक संधि करी थी, वह अल्सेस और एक संधि करी थी। उस संधि को नाम तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ये फ्रैंकफर्ट की संधि से ये दो प्रदेश छीन लिया था। फ्रांस बुरी तरह से अपमानित हो, इतना जबरदस्त अपमानित हो, और इतना अपमानित हो फ्रांस ने, क्योंकि एक दिन ऐसा आया लो कि मैं थानू बदलो जरूर लूला। और वो दिन आ गया। आज कौन सा दिन? वो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी बुरी तरह से घायल हो गया, पराजित हो गया। अब फ्रांस ने कहा कि भाई जो पुराने समय में तूने मेरे साथ जो अपमान किया था, आज मैं तेरे साथ वही अपमान करूंगा। और अब जो तेरे पास में जो मेरे दो प्रदेश पड़े हैं, अल्सेस और लोरेन, ये दोनों अब तू मुझे दे दे। अब अल्सेस और लोरेन प्रदेश किसके अधिकार में आ गया? फ्रांस के अधिकार में आ गया। फ्रांस क्योंकि मैं इतना हूँ काम नहीं चले लो, अब मुझे जो है रूर प्रदेश भी चाहिए और सार प्रदेश भी चाहिए। रूर प्रदेश और सार प्रदेश ये कोयला खदान क्षेत्र कहलाता था। कोयला खदान क्षेत्र कहलाता बच्चों, कौन सा? कोयला खदान क्षेत्र। रूर प्रदेश और सार प्रदेश कोयला खदान क्षेत्र कहलाता था। सार प्रदेश में कि 15 वर्षों तक इन कोयलों पर सभी राष्ट्रों का नियंत्रण रहेगा। 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। 15 वर्षों के बाद में जनमत संग्रह होगा यहाँ पे, और जनमत संग्रह के अंदर यहाँ की जनता फ्रांस में मिलना चाहती है, यहाँ जर्मनी में मिलना चाहती है। ये डिसाइड कब होगा? 15 वर्षों बाद होगा। ये कब डिसाइड होगा? 15 वर्षों बाद ये डिसाइड होगा कि जो है वो कहाँ रहेगी, यहाँ की जनता कहाँ रहेगी। तो रूर और सार भी कुड़ लियो, फ्रांस ले लियो। यहाँ पे रूर कोयला क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहेगा? फ्रांस के नियंत्रण में रहेगा। सार किसके नियंत्रण में रहेगा? फ्रांस के नियंत्रण में रहेगा। अल्सेस किस में? फ्रांस में। लॉरेंस किस में? फ्रांस में। सब फ्रांस ले ले तो जर्मनी के पास में कहीं बची। जर्मनी की हालत तो कमजोर, पूरा जर्मनी ने तो पूरे नींबू की जान निचोड़ के और जर्मनी को पूरी तरह से कमजोर करेंगे। फ्रांस ने कहा कि तू मुझे मित्र विहीन बना रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे शक्ति विहीन बना दूंगा। आज वही दिन आ गया बच्चों, आज वही दिन आ गया और इसको शक्तिहीन बना दिया था। इस तरह जर्मनी का 25,000 वर्ग मील, कितना मील बच्चों? 25,000 वर्ग मील क्षेत्र मित्र राष्ट्र ने ले लिया था। 25,000 वर्ग मील। और जर्मनी की 70 लाख लोग जो थे, जिस क्षेत्र में लोग रहते थे, वो सारे लोग दूसरे देशों में चले गए थे, मित्र राष्ट्रों में उधर चले गए थे। जर्मनी तो बहुत सिमट कर एक छोटा सा प्रदेश रह गया था जर्मनी। तो जर्मनी के साथ ये हुआ बच्चों, जर्मनी का प्रादेशिक व्यवस्था में ये हुआ। तो प्रादेशिक व्यवस्था में ये सिस्टम हो। अब प्रादेशिक व्यवस्था के बाद अब हम आगे देखें तो उपनिवेश में देखें तो उपनिवेश में क्या स्थिति रही। जर्मनी के उपनिवेशों का क्या करा था? जो प्रथम वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी ने जितने भी उपनिवेश जीते थे, जर्मनी के उपनिवेश दो जगह था। जर्मनी का उपनिवेश एक तो अफ्रीका में था पहले नंबर, और दूसरा एशिया में था। दूसरा कौन सा है? एशिया में था। तो यहाँ पहला नंबर अफ्रीका है और दूसरा नंबर कौन सा है? एशिया है। अफ्रीका और एशिया ये दो जगह जर्मनी का। अब मित्र राष्ट्र इन्हें आपस में बांट लिया। मित्र राष्ट्र कौन है बच्चों? जो 4 लोग आया मित्र राष्ट्र है, चारों। इंग्लैंड है,
रूस तो इसमें शामिल ही नहीं हुआ था। 1917 के अंदर ही रूस में क्रांति हो गई थी, वहाँ रूस के लोगों ने रूस में क्रांति कर दी थी, वो क्रांति में उलझ रही हो रूस। प्रथम वर्ल्ड वॉर में मैंने रूस का डिटेल से पढ़ाया हुआ, जाके फिर तुम वीडियो देख सकते हो। इधर मित्र राष्ट्र में 1 2 3 4 है ना। अफ्रीका में जो जर्मनी का उपनिवेश था, एशिया में जो जर्मनी का उपनिवेश था, वह आपस में बांट लिया था। आपस में क्या किया, बांट लिया था बच्चों। उपनिवेशों की बात करने के बाद अब हम यहाँ 2 नंबर पे उपनिवेश हो गए। 3 नंबर पे हम यहाँ सैन्यकरण की बात करेंगे। सैनिक व्यवस्था में जर्मनी के साथ क्या क्या घटित हुआ, सैनिक व्यवस्था में जर्मनी के साथ क्या हुआ। तो सीधी सीधी बात है, जर्मनी की सेना जो थी वह सीमित कर दी कि भाई जर्मनी में अब सेना बिल्कुल सीमित रहेगी। जर्मनी में अब कोई भी नए वेपन्स नहीं बनेंगे, कोई भी नए हथियार नहीं बनेंगे, बंदूकें नहीं बनेगी, तोपें नहीं बनेगी, मशीनें नहीं बनेगी। अब जो है इसका जो जर्मनी के पास में एक यू बोट थी, यू बोट, ये यू बोट, इसको पनडुब्बी कहते थे बच्चों। इसको क्या कहते थे, ये पनडुब्बी पानी के अंदर जाती, छिपके वार करती, नागरिक जहाज पर हमला करती और नागरिकों को खत्म करती। नागरिकों को पता ही नहीं चलता था, सभी बंदरगाहों को नष्ट किया था। यूट्यूब बंदरगाह सबसे शक्तिशाली बंदरगाह थी। इसके पास में एक जहाज था इम्परेटर। इम्परेटर ये विश्व का सबसे शक्तिशाली जहाज जर्मनी के पास में था। यू बोट और इम्परेटर ये दोनों पर तो मित्र राष्ट्र अपना अधिकार कर लिया। मित्र राष्ट्र जो था वह इन्हें ले लिया। अब जर्मनी के पास में ना तो यूट्यूब है, अब जर्मनी ना तो यूट्यूब को प्रयोग कर सके, यू बोट को प्रयोग कर सके, और ना ही इम्परेटर जहाज को प्रयोग कर सके। जर्मनी के पास में दोनों शक्तियां खत्म हो गई थी। जर्मनी को और एक आदेश दे दिया कि अब 10,000 टन से ज़्यादा वो युद्धपोत नहीं बना सकता है। 6 युद्धपोत रखे लोग। युद्धपोत कितना रखेला, केवल 6 ही रखेला, केवल 6 से ज़्यादा नहीं युद्धपोत रखेगा। भारी टन में 10,000 टन से ज़्यादा नहीं बना सकता। क्रूजर भी कितना रखेला, 6 ही रखेला, क्रूजर भी। तो सैनिक व्यवस्था के बाद अब हम सैनिक व्यवस्था के बाद अब देखें बच्चों, तो राष्ट्रसंघ का जो संविधान था उसमें 26 धाराएं जो थी वो इस वर्साई 26 धाराएं इसमें लागू की गई वर्साई की संधि में। वर्साई की संधि में राष्ट्रसंघ की 26 धाराएं इसमें थी। उसके अलावा और भी धारा होगी इसमें। 26 धाराएं तो राष्ट्रसंघ की थी इसके अंदर। अब हम बच्चों अगर बात करें तो वर्साई की संधि में नए जो है प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद देखो तो अब इसमें ना पोलैंड की स्थिति देखो। पोलैंड जो था वो मित्र राष्ट्रों के कोऑपरेट से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। पोलैंड अपने आप में क्या हो गया बच्चों, पोलैंड स्वतंत्र हो गया। छोटे छोटे राष्ट्रों को मिलाकर एक नया देश बनाया था, उसका क्या नाम था, पोलैंड नाम था उसका। एक जर्मनी के पास में एक मैमल करके एक जगह थी, वो जगह किसको दे दी थी, लुथुआनिया को सौंप दिया था। मैमल का बंदरगाह था ये बंदरगाह किसको मिल गया, लुथुआनिया को दे दिया था मैमल का। और जर्मनी ने एक नाम है बच्चों, ये नाम सुनो, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकोस्लोवाकिया ये जगह जो थी, ये जगह भी किसको दे दी, इसको मान्यता प्रदान कर दी थी जर्मनी ने। जर्मनी ने कहा है कि चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र है, लेकिन भविष्य में तुम देखोगे तो चेकोस्लोवाकिया को वापस जर्मनी का कौन आएगा, तानाशाह हिटलर आएगा रे बच्चों। कौन आएगा, हिटलर आएगा। यहाँ चेकोस्लोवाकिया हो गया। चेकोस्लोवाकिया के बाद में हम देखते हैं कि चेकोस्लोवाकिया हो गया, मैमल का बंदरगाह है, यूपेन मार्शमेट, 2 जगह है ये देखो, 2 जगह बता रहा हूँ मैं। पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है। पहली है यूपेन मार्शमेट। ये यूपेन है भाई, यूपेन और मार्शमेट ये किसको दिया, ये बेल्जियम को सौंप दिया था। बेल्जियम का नाम सुने हो, बेल्जियम घबरा गया था, जर्मनी की सेना बेल्जियम में पहुंच गई थी, बेल्जियम तड़प रहा था ये।
और इंग्लैंड वालों को जाके इन्हें इन्फॉर्मेशन भेजाई कि जर्मनी की सेना हमारे यहाँ बेल्जियम से होकर फ्रांस में जा रही है, पेरिस में। बेल्जियम घबरा गया था उस समय। बेल्जियम ने भी जो है, इंग्लैंड ने कहा कि तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। और ये वही बेल्जियम है, इस बेल्जियम को यूक्रेन और मार्समेट की जगह प्राप्त हुई थी बेल्जियम को। और एक जगह और है जहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था, वो सेलेस्विग है बच्चों। कौन सा विग है ये? सेलेस्विग है। ये डेनमार्क का नाम सुने हो, मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया था, एक तो उसका इटली का एकीकरण और एक जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण में मैंने आपको सेलेस्विग और होल्स्टीन 2 राज्य बताए थे, सेलेस्टीन और होल्स्टीन। बिस्मार्क ने सेलेस्विग अपने पास में रखा था, होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के पास में चला गया था। वो कहानी पूरी मैंने आपको जर्मनी के एकीकरण में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है। आप अगर पिछले बड़े वीडियो में जाके सेलेस्विग और होल्स्टीन की कहानी को आप डिटेल में देख सकते हो। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि इनका डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार अपन दोहराएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे देखो इधर, ये डेनमार्क का नाम आपने सुना होगा। इस सेलेस्विग का उत्तरी भाग बच्चों, कौन सा भाग? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग किसको सौंप दिया? डेनमार्क को सौंप दिया था। और इस तरह जर्मनी के जो है वो क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जर्मनी शक्तिहीन हो गया था। यानी कहते हैं ना बच्चों कि जर्मनी हमेशा फ्रांस को मित्र विहीन रखना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने कहा कि बेटा एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं तेरे को शक्तिहीन बना दूंगा। और आज वही समय आ गया था। अब जर्मनी के साथ वर्साई की संधियों को थोपा था, जो अपमानजनक संधियाँ थी, क्षतिपूर्ति जर्मनी पे थोप दी थी और जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक शर्तें थी। यहीं से दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ होना है, वर्साई की संधि से। आज के लिए बच्चों ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। और कल अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वर्साई की संधि की आगे और कौन कौन सी संधियाँ होती हैं उन संधियों पर अपन चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।